स्टोरी 3065। हेलो दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट अभी तक नहीं देखा तो पहले वो देख लें, तभी आपको इस कहानी की कुछ समझ आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन जब किसी के अजीब तरह से घूं-घूं करके गुस्से से गुर्राने की आवाज़ से दादी की नींद टूटी तो दादी बहुत डर गई। सचमुच उनके कमरे की खिड़की पर किसी के ज़ोर ज़ोर से थपथपाने की आवाज़ हो रही थी। दादी ने कमरे में पड़ी लालटेन की लोर को तेज की और आवाज़ तब भी आ रही थी। कोई अजीब सी भयानक आवाज़ थी, किसी के गुर्राने की। दादी ने दादा को जगाने की कोशिश की, लेकिन दादा तो गहरी नींद में सोए थे। दादी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि खिड़की खोलकर देखे। दादी भगवान का नाम जपते जपते फिर से बिस्तर पर आ गई और सोने की कोशिश करने लगी। काफ़ी देर तक ऐसी आवाज़ें होती रही। दादी ने कानों में रुई के फाइन डालकर चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। वो भयानक आवाज़ें बहुत देर तक ऐसे ही गूंजती रही। फिर अचानक वो आवाज़ें बंद हो गई। फिर दादी भी आराम से सो गई, लेकिन मन में यही सवाल चल रहा था, वो किसकी आवाज़ें थी? वो दादी के कमरे की खिड़की पर दस्तक क्यों हुई? यही सब सोचते सोचते वो सो गई। सुबह 7 बजे उठकर दादी ने पड़ोसन के साथ जाकर बावड़ी से पानी भरकर लाई और नहाना धोना चाय नाश्ते के बाद दादी ने दादा से रात की घटना के बारे में बताया। सुनकर दादा बोले, अरे विद्या, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब तुम्हारे दिल का वहम है। दादी को भी यही सच लगा और वो सब बातें भूलकर अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। सारा दिन दादी काम में व्यस्त रही। घर की साफ सफाई, कपड़े धुलाई, स्नान वगैरह, चाय नाश्ता, खाना पीना वगैरह दिन में बीत गया। ये समय दादी को पता नहीं चला। फिर रात के खाने के बाद दादी ने बर्तन चौका साफ करके दादी को दवाई दिए और खुद भी दवाई खाकर अपने कमरे में सोने के लिए आ गई। तकरीबन रात के 11 बजे होंगे जब दादी को नींद आई। उस रात भी देर रात गए दादी को ऐसे ही आवाज़ें फिर से आई। कमरे की खिड़की पर धप धप की आवाज़ आई। किसी ने जैसे खिड़की पर हाथ से धप धप बजाया हो। बाहर से किसी की अजीब सी आवाज़ में गुर्राने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। कोई बहुत गुस्से में दांत पीसते हुए गुर्रा रहा था। दादी की नींद उड़ गई। दादी ने घबरा कर दादा को जगाया, लेकिन दादाजी की तो नींद पक्की होने की वजह से वो कभी भी जल्दी नींद से नहीं जागते थे। दादी इन आवाज़ों से घबरा कर अपने कमरे से बाहर निकल आई और अपनी सास के कमरे में चली गई। वहाँ तो कमरे में खिड़की भी नहीं थी। दादी डहरी समी अपनी सास के बगल में जाकर लेट गई। सास को लगा कि पति पत्नी में ज़रूर कुछ अनबन हो गई होगी, इसलिए दादी उनके कमरे में आई है। इसलिए उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और चुपचाप सोई रही। दादी अपनी सास के बगल में लेट गई तो दादी को ऐसा लगा जैसे छत पर कोई चल रहा है। दादी घबरा कर अपनी सास से बोली, अम्मा अम्मा, ऐसा लगता है छत पर कोई चल रहा है। सास ने कहा, तुझे वहम हुआ है बहू, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। दादी हैरान हो गई है सुनकर कि आवाज़ सिर्फ दादी को ही आ रही है। दादी को यह सोचकर भी बेचैनी हो गई कि सास को कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही और उन्हें ही ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही है। दादी वहाँ से उठकर घर के आंगन में आ गई। दादी को डर के मारे बहुत पसीना आ रहा था। फिर दादी आंगन में टहलने लगी। इतने में दादी के कानों पर आवाज़ पड़ी, विद्या विद्या। दादी ने चौंक कर चारों तरफ देखा, मगर कोई भी नजर नहीं आया। दादी डर कर अपने कमरे की तरफ भागी। वहां पहुंचते उन्हें फिर से कमरे की खिड़की पर ठक ठक की आवाज़ सुनाई पड़ी। दादा को दादी ने जोर से हिलाकर उठाया। अजी उठिए, बाहर देखिए तो क्या हो रहा है यहाँ। दादा उगते उठे, अरे विद्या, क्या हुआ, क्यों इतनी रात को शोर मचा रही हो? दादी ने वही कल वाली बात दोहराई कि खिड़की पर कोई ठक ठक कर रहा है।
कोई मुझे मेरे नाम से आवाज़ दे रहा है, कोई छत पर चल रहा है। दादा बोले, विद्या होश की दवा करो, तुमको ना जंगल में रात बिताने के बाद कुछ अजीब सा वहम हो रहा है। मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, चलो शांति से सो जाओ, कोई नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। दादी फिर से बिस्तर पर आकर लेटी और थोड़ी देर के बाद सो गई। दादी का दिमाग चकरा रहा था, यह सोचकर कि आखिर ये सब क्या हो रहा है उनके साथ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सोचते सोचते दादी को नींद आ गई। सुबह जब दादी की नींद टूटी तो 7 बजे थे। दादी ने देखा आज बावड़ी से पानी दादाजी ने पहले ही भर कर लाए हैं। दादाजी से पूछा तो बोले, विद्या आज से तुमको घर से बाहर जाने की ज़रूरत कोई नहीं है। बाहर तुमको भेजे हैं जब से तुम दिमागी तौर पर बीमार हो गई हो और ना जाने कैसे कैसे वहम पाल लिए है, इसलिए अब बाहर के सारे काम मैं खुद ही कर लूँगा। तुम सिर्फ घर में रहकर घर के काम देखो। दादी को तो कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो वैसे भी घर से बाहर जाना पसंद नहीं था। दादी ने अपनी पड़ोसन सहेली से भी अपने साथ हो रही घटनाओं का जिक्र किया तो उसे बहुत अचंभा हुआ कि सिर्फ दादी को ही ऐसे भयानक अनुभव हो रहा है, जबकि दादा या किसी और को ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। उसने दादी से कहा, विद्या मुझे तो तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है, ये सब सिर्फ तुम्हारा एहसास नहीं है, ये बात शायद कुछ और भी हो सकती है। ठीक है, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बताना। मेरे मायके में एक सिद्ध बाबा जी रहते हैं, वो ऐसी बातों का इलाज जानते हैं। अगर तुम्हें दोबारा ऐसी सब परेशानी नज़र आई तो मैं उन बाबा जी को यहाँ बुला लूँगी या फिर तुम्हें ही उनके डेरे पर ले चलूँगी। सहेली की बात सुनकर दादी को कुछ राहत मिली। चलो कोई तो है जो उनकी तकलीफ़ को समझता है। दादी ने उस दिन घर के सारे काम वाम निपटाए। दादा तो दिन भर अपने खेतों में चले जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। दादी घर के काम निपटा कर दोपहर का खाना बनाती और सास को खाना खिलाकर अपने दोनों का खाना लेकर दादाजी के पास खेत चली जाती। फिर वहीं पर दोनों साथ साथ खाना खाते। फिर दादी अपने खेत से घर के लिए उगाई गई सब्जियां तरकारी लेकर घर लौटती और शाम की चाय फिर खाना बनाती। तब तक दादा भी खेत से लौट आते और तीनों साथ बैठकर खाना खाते। फिर रात के बर्तन साफ सफाई करके वो सो जाते। यही उनका रोज़मर्रा का रूटीन था। वैसे अब तो दादा दोपहर को घर पर ही आकर खाना खाकर जाते थे, लेकिन उस रोज़ दादी ने दादा के आने से पहले ही खाना पैक करके खेत की तरफ चल पड़ी। घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए दादी ने ऐसे किया। उस दोपहर भी दादा के मना करने के बावजूद दादी दोपहर का खाना लेकर दादा के पास खेत में चली गई। दादी तो गांव भर से घूंघट करके ही बाहर निकलती थी। सर पर खाने की पोटली लाद और चेहरे पर घूंघट काढ़े दादी चल पड़ी खेतों की तरफ। उनके घर से खेत तक का सफर काफी लंबा हुआ करता था। 5 किलोमीटर के दायरे में थी घर और खेत की दूरी, और बीच में एक बड़ा सा गड्ढा भी आता था जिसमें से होकर उन्हें खेत की तरफ निकलना होता था। उस गड्ढे में कौन है कौन नहीं ये रास्ते पे चलने वाले को नज़र नहीं आता था। शायद इसलिए दादा नहीं चाहते थे कि दादी खेत की तरफ आए, लेकिन दादी पर ससुराल में ऐसी कोई ख़ास पाबंदी भी नहीं थी। जब दिल करता दादी बाहर निकल सकती थी। वह रोज़ भी दादी अपनी सास से कहकर खाने का डिब्बा सर पर उठाए घूंघट काढ़े अपने खेतों की तरफ चल पड़ी। आधा रास्ता चलने के बाद वह बड़ा सा गड्ढा आया जिसमें उतर कर आगे का रास्ता पार करना होता था। दादी तो वैसे पहले भी कई दफ़ा उस रास्ते से खेत की तरफ आई थी, इसलिए उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। दादी अपने खेत पर दादा के लिए दोपहर का खाना लेकर जा रही थी। आधे रास्ते में वो गहरा गड्ढा आया जिसमें उतरकर चलने के बाद दादा के खेत नज़र आते थे। दादी जब उस गड्ढे से होकर गुजर रही थी तब अचानक गड्ढे की कच्ची लाल मिट्टी हवा में उड़ने लगी। दादी को रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था, इतनी लाल मिट्टी की धुंध छा गई थी। दादी को अपना घूंघट उठाकर आगे बढ़ने का रास्ता देखना पड़ा। इतनी भयंकर चिलचिलाती दोपहरी धूप में अचानक तेज आंधी के साथ
ठंडी हवाओं का चलना दादी को बहुत अजीब महसूस हो रहा था। वो थोड़ा आगे बढ़ी तो किसी ने पुकारा, विद्या, विद्या, कहाँ जा रही हो विद्या? दादी ने चौंक कर यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई, लेकिन दादी को कोई नज़र नहीं आया। दादी डर गई और जल्दी जल्दी तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। तभी किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वहाँ कोई था तो नहीं, फिर हंस कौन रहा है? दादी डरते हुए चीखने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। दादी की चीख पुकार सुनकर आगे खेतों में काम कर रहे लोग वहाँ दौड़कर आए, लेकिन जब तक वो लोग दादी के पास आते तब तक सब शांत हो चुका था। अब ना वहाँ तेज हवा थी और ना ही मिट्टी उड़ा रही धूल, और ना ही किसी की आवाज़ आ रही थी। दादी ने सबको कुछ कहना ठीक नहीं समझा और घूंघट गिराकर बोली, जी वो मेरा पैर ना मिट्टी में धंस गया था, पर अब सब ठीक है। कहकर दादी आगे बढ़ गई। सब लोग भी अपने अपने काम में लग गए। दादी फटाफट अपने खेत की तरफ बढ़ गई और वहाँ काम कर रहे दादा को पुकार कर खाना खाने के लिए बुलाया। दादी को खेत में आया देखकर दादा बोले, विद्या, तुमको मना किया था ना, फिर इतनी दूर अकेली क्यों आ गई? दादी ने कहा, वो जरा घुटन हो रही थी घर में, इसलिए सोचा खेत आने के बहाने थोड़ा बाहर घूम लूंगी। ठीक है, कल से नहीं आओगी पर, कहकर दादी ने रोटी और कड़ी पकोड़े प्लेट में निकाले और दोनों साथ में खाने लगे। खाना खाने के थोड़ी देर बाद वो दोनों यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। दादी ने उनके साथ जो घटना हुई वो दादा को नहीं बताई, क्योंकि दादा तो हर बात को दादी का वहम ही समझते थे। दादा फिर से खेत में काम करने के लिए चले गए और दादी डरती डरती घर की तरफ वापस चल पड़ी। घर वापसी के वक्त दादी के पीछे गांव की ओर भी औरतें आ रही थी, इसलिए दादी को थोड़ी सी राहत मिली। दादी चलते चलते अपने घर पहुंच गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद दादी ने शाम की चाय बनाई। दादी खेत से आते समय हरी चाय की घास, जिसे लेमन ग्रास कहते हैं, वो भी लेकर आई थी, और साथ ही रात के खाने में बनाने को खेत से गोभी, आलू, गाजर और करेले भी लेकर आई थी। दादी ने सास के साथ बैठकर चाय पी, फिर रात के खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। दादी ने गाजर का हलवा और गोभी के पकोड़े बनाए। भरवा करेले और आलू की सब्जी के साथ नरम नरम पराठे बनाए थे। उस रात जो भी खाना बना था वो दादाजी के पसंद का आहार था। दादा खेत से 8 बजे तक लौट आए। पहले उन्होंने स्नान किए, फिर देव पूजन धूप दीप के साथ वो तीनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाने के बाद दादी बर्तन चौका सफाई में लग गई। फिर दादी ने अपनी पालतू गाय का दूध निकाल के दूध गर्म किया और उसमें हल्दी और देसी गुड़ मिलाकर दादा और अपनी सास को गिलास भर कर दिया और खुद भी एक गिलास गर्म दूध पिया। कुछ देर तक वो तीनों आंगन में बैठकर यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। रात 10:30 बजे वो अपने कमरे में चले गए। वो थोड़ी देर में सो गए। मौसम अच्छा था। उस रात दादी ने कमरे की खिड़की खुली छोड़ दी थी। दादी ने ताज़ी हवा के लिए खिड़की खोली थी, लेकिन बंद करना भूल गई और ठंडी हवा के झोंके से उनको नींद आ गई। आधी रात के बाद अचानक दादी के कमरे की खिड़की पर किसी ने पत्थर मारा, लेकिन दादी की नींद नहीं टूटी। फिर से एक पत्थर उस कमरे की खिड़की से अंदर आया और दादी की पीठ पर लगा। दादी की पीठ खिड़की की तरफ ही थी, इसलिए वो पत्थर जोर से दादी की पीठ पर लगा। दादी दर्द से बिलबिलाकर जाग उठी। दादी बिस्तर से उठकर बैठ गई और अपनी पीठ सहलाने लगी। तभी कमरे में खिड़की के पास किसी के गुस्से से गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। दादी ने उस रात हिम्मत बटोरकर कमरे की खिड़की के पास गई और खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगी। दादी को अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया, इसलिए फिर दादी खिड़की से बाहर सर निकाल कर देखने लगी तो फिर से एक पत्थर दादी के सर पर लगा। दादी चीख कर वहीं गिर पड़ी और दादी के सर से खून निकल रहा था और वो बेहोश हो गई।
जब दादाजी सुबह उठे तो दादी को बिस्तर पर ना देखते हुए वो सोचे दादी जल्दी उठकर आंगन में झाड़ू बुहार कर रही होगी। लेकिन जब कमरे की खिड़की के पास नजर पड़ी तो दादी को कमरे की खिड़की के पास पड़ी दिखी। दादी के सर से खून निकलकर फर्श पर फैला था। दादी बेहोश पड़ी थी, इसलिए दादा ने फटाफट दादी को गोद में उठाया और गांव के वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने दादी के सर पर मरहम पट्टी की और कुछ जड़ी बूटी लगाकर उसका धुआं दादी को सूंघाया। दादी को होश आ गया। दादी को दवा खिलाई, फिर दादी ने रात को जो हुआ वो सब बताया। तो दादा ने कहे, शायद चोर आए होंगे। विद्या, तुम्हें कितनी बार समझाया खिड़की खुली मत रखकर सोया करो, फिर भी तुम चोरों को निमंत्रण देने के लिए खुली खिड़की छोड़ देती हो। दादी चुपचाप वापस अपने घर आकर चाय नाश्ता बनाने लगी। दादा तो दादी की बात कुछ सुनते मानते या उनकी बातों पर विश्वास तो करते हैं नहीं, इसलिए दादी ने फिजूल बहस करना ठीक नहीं समझा। बहस करती तो और दो बातें उन्हें सुननी पड़ती, इसलिए दादी ने घर आकर चाय नाश्ता बनाया। तब तक दादा ने नहाने धोने और खाना बनाने के लिए पानी भी भर कर ले आए। नाश्ते के बाद दादा खेतों में चले गए और दादी घर के काम निपटाने में लग गई। दोपहर को दादा खाना खाने घर आकर चले गए। उसके बाद दादी अपने पड़ोस वाली सहेली के घर गई और उसे रात वाली सारी घटना बताई। तो पड़ोसन ने कहा, सुनो, वो चोर तो शायद नहीं होंगे, क्योंकि अगर चोर होते तो तुम्हारे घर में चुपके से घुस जाते। और पत्थर क्यों मारते, किसी को जगाते क्यों? खिड़की तो खुली ही थी, फिर उन्हें तुम्हें पत्थर मारने और तुम्हारा सर फोड़ने की क्या जरूरत थी? वो खिड़की के राह से चुपचाप आते और अपना काम निपटा कर चले जाते, किसी को कुछ पता भी नहीं लगना था। और गुर्राने की आवाज तो पहले भी तो तुमने सुनी थी ना, इसीलिए तो कह रही हूँ वो कुछ और बात है। फिर उसने दादी से कहा कि वो अपने सोने का कमरा बदल डाले, फिर पता चलेगा कि कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है या तुम सबके। सहेली की बात दादी को अच्छी लगी। दादी ने सहेली के घर से आकर अपनी सास को अपने सोने वाले कमरे में शिफ्ट कराया और सास के कमरे में अपना और दादाजी का बिस्तर लगा दिया। फिर शाम की चाय बनाई, देसी गुड़ और अदरक इलायची वाली चाय बढ़िया बनाकर दादा के लिए भी रख दी, क्योंकि उस शाम दादा जल्दी घर आ गए थे। दादा ने दादी से अपना कमरा क्यों बदला इस बारे में पूछा तो दादी ने कहा, मुझे उस कमरे में सोना अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ कमरा बदल लिया है। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। दादी रात का खाना बनाने में लग गई, उनकी सास ईश्वर भक्ति में लग गई और दादा गांव की चौपाल में अपने दोस्तों से मिलने और बतियाने चले गए। दादा अपने खेत से आते समय टमाटर, हरी मिर्च, ककड़ी, भिंडी और हरी मटर फलियां लेकर आते थे। दादी ने हरी मटर फलियों से तो बासमती चावल डालकर मटर पुलाव बना लिए और भरवा पिंडी बनाई। टमाटर मिर्च की चटनी और ककड़ी टमाटर प्याज का सलाद बना लिए। सारा खाना दादा की पसंद का था और बहुत स्वादिष्ट था। दादा रात 9:30 बजे चौपाल से लौटे, हाथ मुंह धोकर तीनों लोग खाना खाने बैठ गए। दादा ने खाने की बहुत तारीफ की। रात को खाने के बाद दादी ने बर्तन चौका सफाई करके सबके लिए मसाला दूध बनाया और दादी ने दूध के साथ वैद्य की दवाई भी खाई। रात 11:30 बजे होंगे, वो लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। अब दादी के कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान भी नहीं था। दादी उस रात चैन से सो गई, लेकिन जब रात गहरी हुई तो दादी की कानों पर आवाज़ पड़ी, विद्या, विद्या, उठो विद्या। दोस्तों, इस कहानी में क्या हुआ आगे जानने के लिए इसका अगला भाग जरूर देखें। मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।